अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। एक रिक्वेस्ट की गई थी कि सेलिक डिज़ीज़ के बारे में बात करूं, तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगी। इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। एक तो ये कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये, इसको सेलिक स्प्रू भी कहा जाता है और नॉन टॉपिकल स्प्रू भी बोला जाता है। इसके अलावा ग्लूटेन सेंसिटिव कहा जाता है इसको, ये चीज़ भी बोली जाती है। ये नाम है इसके कि जिन नामों से हम इसको जानते हैं। ग्लूटेन एलर्जी भी समटाइम इसको कहा जाता है, लेकिन दैट इज़ समथिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट। तो बात करते हैं सेलिक डिज़ीज़ की, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिएक्शन करता है एक्चुअली, यानी जब भी पेशेंट ग्लूटेन टेक करता है, ग्लूटेन लेता है अपने फूड में, तो उसको क्या होता है कि रिएक्शन होता है इस चीज़ का। ग्लूटेन एक्चुअली प्रोटीन है एक, जो वीट यानी गंदुम में मौजूद होती है और ये बारले में भी मौजूद होती है। ये प्रोटीन हमारे अंदर जाके एक इलास्टिक डो बनाती है, यानी कि एक्चुअली च्यूई किस्म का जो टेक्सचर है ये देती है हमारी फूड को। अगर सेलिक डिज़ीज़ हो पेशेंट को, तो जब भी ग्लूटेन जो है ये इनटेक किया जाता है, तो होता क्या है कि ट्रिगर करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर करता है और उसकी वजह से रिएक्शन होता है। और ये चीज़ें जो हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को मुतासिर करती हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज़ होते हैं, इन विलीज़ को ये डैमेज करती है। विलीज़ स्मॉल फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शंस होती हैं, छोटी छोटी सी उंगली की तरह के उभार होते हैं, जो हमारी छोटी आंत की वॉल्स के साथ साथ, उसकी दीवार के साथ साथ मौजूद होते हैं। ग्लूटेन एलर्जी का जो रिएक्शन होता है ये इनको डैमेज कर देता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंजर होते जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपरली फूड को इसकी वजह से फिर इसके यानी फूड खाने के बाद, कोई भी खाना खाने के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। फिर रिज़ल्टेंट क्या होता है, यानी कि इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, मेल नरिशमेंट होना शुरू होती है, यानी कि बॉडी की प्रॉपरली नरिशमेंट नहीं होती है। या क्या होता है कि बोन डेंसिटी लॉस कर जाती है, मींस के हड्डियों में टूट फूट का अमल जारी हो जाता है। इसके अलावा मिसकैरेज हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो जाती है, या फिर सर्टेन कैंसर हो सकता है। एक बात याद रखिए, अगर पेशेंट 1 साल तक ग्लूटेन फ्री रहता है, यानी कि ऐसी फूड नहीं लेता जिसमें ग्लूटेन है, और ये प्रॉब्लम रहता है फिर भी, तो उसके बावजूद यानी अगर रहता है, तो इसको नॉन रिस्पॉन्सिव सेलिक डिज़ीज़ कहा जाता है, या फिर इसको रिफ्रैक्टरी भी कहा जाता है। 20% लोगों को प्रॉपर एक्चुअली डायग्नोसिस मिल पाता है कि वाकई इनको ग्लूटेन एलर्जी है या ग्लूटेन सेलिक डिज़ीज़ है। ये चीज़ का सिर्फ 20% जो है वो डायग्नोसिस प्रॉपरली हो पाता है। अच्छा, स्लाइड से डिफरेंस है, जैसा कि मैंने बताया कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस और चीज़ है और सेलिक डिज़ीज़ और चीज़ है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस में भी कुछ ऐसा ही होता है, बट इसमें विली डैमेज नहीं करते। अब बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के बारे में कि सेलिक जो डिज़ीज़ होती है इसमें सिम्टम क्या होती हैं। इसमें क्या होता है कि इची और वाइटरी आइज़ होती हैं, यानी कि अगर कोई भी ऐसी फूड ले ली जाए जिसमें ग्लूटेन है, तो क्या होता है कि आँखों से पानी निकलने लगता है, इचीनेस होनी शुरू होती है, ख़ारिश होने लगती है आँखों में, मीन्स की एलर्जी टाइप की कंडीशन हो जाती है, और हार्ड टाइम ब्रीदिंग होती है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, एब्डोमिनल पेन्स हो सकती हैं, पेट में दर्द, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि इतना अर्सा ग्लूटेन फ्री रहने के बाद भी समटाइम पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। फिर ब्लोटिंग हो सकती है, यानी पेट में अफार हो सकता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आ सकती है। बोन के बारे में तो मैंने बताया ही है कि डेंसिटी उसकी लॉस हो जाती है, जॉइंट पेन्स हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, गैस ट्रबल ज़्यादा हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है। इसके अलावा इची ब्लिस्टरी रैश हो सकते हैं, जिसे कि डर्माटाइटिस कहा जाता है, और समटाइम जो है वो डॉक्टर रैशेस को देख के जस्ट डर्माटाइटिस इसे कहते हैं, यानी
स्किन की एलर्जी ही कंसिडर होती है कि स्किन इन्फ्लामेशन है, बट दैट इज़ सिलिक डिजीज़ एक्चुअली। फिर यह है कि सर दर्द और फटीग हो सकती है, थकावट का एहसास, माउथ अल्सर्स बहुत ज़्यादा होते हैं देखने में, ग्लूटेन एलर्जी जहाँ होती है, नौजिया हो सकता है यानी कि मतली की कैफियत, नर्वस सिस्टम इंजरी हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, नमनेस हो सकती है। याद रखिए जहाँ भी नर्वस सिस्टम जो है वो इंजर होगा वहाँ नमनेस और टिंगलिंग की कंडीशन मौजूद होगी, यानी कि सुन्न हो जाना और सरसराहट की कैफियत मौजूद होगी। ये कंडीशन हैंड्स एंड फीट में यानी हाथों और पाँव में आप ज़्यादा देखेंगे। और फिर ये है कि पूप या स्टूल के बारे में अगर बात की जाए तो ये पेल होगा बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होगी, या एक और इसके जो है वो पहचान है कि वो फ्लोट करेगा, पानी में फ्लोट करेगा। इस कंडीशन को स्टीटोरिया कहा जाता है। इसके अलावा वेट लॉस भी देखने में आता है और बोन डेंसिटी लॉस के साथ साथ हाइपोस्प्लेनिज्म भी होता है कि यानी स्प्लीन जो है वो अपने साइज़ से बढ़ जाती है, ये चीज़ देखने में आती है। अब बात करते हैं इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो सिलिक डिज़ीज़ में क्या होता है रिस्क फैक्टर्स में कि अनीमिया का जो पेशेंट होता है वो भी इसका यानी कि उसको भी ये चीज़ हो सकती है। फिर इसके साथ ही साथ जो है इसके अलावा डैमेज टूथ एनेमल होता है, यानी कि दांतों का एनेमल जो है वो ख़राब हो जाता है। फिर डिलेड प्यूबर्टी हो सकती है, मूड चेंजेस आते हैं इसके अंदर, न्यूरोलॉजिकल डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं कि सीखने की प्रॉब्लम और किसी भी प्रोसीजर के लिए जो है माइंड फोकस नहीं कर पाता। फिर हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, डिसऑर्डर इस किस्म के हो सकते हैं, स्लो ग्रोथ हो सकती है, या ये है कि शॉर्ट हाइटेडनेस भी देखी जा सकती है इसके अंदर। रैश के हवाले से अगर बात करूं तो ये एंकल पे आप देखेंगे, एल्बो पे देखेंगे, नीज़ पे, स्कैल्प पे और लोअर बैक पे, ये एरियाज़ होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं रैश की वजह से। इसके लिए डायग्नोसिस क्या होना चाहिए या क्या टेस्ट हो सकते हैं, हमें इस बारे में इल्म होना चाहिए। तो ये है कि इंटेस्टिनल फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन टेस्ट होता है, ये टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा CBC जिसे ब्लड कंप्लीट कहा जाता है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है एक। फिर मेटाबॉलिक पैनल टेस्ट होता है जो लिवर एंड किडनी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करता है। विटामिन D, B12 एंड फोलेट टेस्ट होता है। आयरन एंड फेरेटिन टेस्ट होता है, इमेजिंग टेस्ट होता है, और इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग होती है जिसके ज़रिए ये पता चल जाता है कि पेशेंट सिलिक डिज़ीज़ में मुब्तला है। हमारी होम्योपैथिक में इसको मियास्मेटिकली डील करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत अच्छे तौर पे क्योर होती है। ये सोरेटिक मियाज में ये प्रॉब्लम आती है और इसमें हम सोराइनम को यूज़ करते हैं। इसके अलावा पल्सटिला यूज़ की जा सकती है, ब्राइनिया, लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा बेशुमार मेडिसन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम चूज़ जब करते हैं तो वेल सेलेक्टेड रेमेडी होने की वजह से पेशेंट क्योर कर जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।